नाम क्या था आपको, न्यूट्रिशन, है ना। हम आपको पढ़ा रहे हैं, न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं जी। आप एनसीईआरटी बुक में ढूंढिएगा तो तीसरा नंबर पेज पे आ गए हैं, और आप असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं तो हम आपको सेकंड पेज पे हम पढ़ा रहे थे जी, ठीक है। सेकंड पेज पे हम लोग न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन का टाइप सब लिखे थे जी, ठीक है। याद आ रहा है सब आदमी को ना। न्यूट्रिशन जब हम पढ़ा रहे थे तब आपको हम बोले थे कि दो तरह का न्यूट्रिशन होता है सर। एक होता है आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना, और एक होता है सर आपको हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाँ, एक क्वेश्चन मेडिकल में ये भी पूछता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस तरह का न्यूट्रिशन होता है सर। तो आपको याद रखना हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होता है जी। कैसे सर, आप कैसे कर दिए हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होता है? इसके लिए तुमको थोड़ा 9th का क्लास याद करना होगा। 9th में या अभी हम बोल रहे समझ जाओ, दुनिया में एनिमल धरती पे सबसे ज्यादा पाया जाता है जी, ठीक है। एनिमल में इंसेक्ट पढ़े हो गए, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और दुनिया में सर 15 लाख तरह के जीव जंतु, उसमें से 12 लाख तरह का जीव जंतु तो सर एनिमल है। और हम सब जानते हैं ऑल एनिमल्स आर हिट्रोट्रॉप्स, जितने भी एनिमल है वो सब के सब क्या है, हिट्रोट्रॉप्स है। इसलिए मेडिकल का एक वैलिड क्वेश्चन हो गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है सर, तो हिट्रोट्रॉप्स दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जी, ठीक है। एक क्वेश्चन बना। फिर उसके बाद हम तुम लोगों को ऑटोट्रॉप पढ़ा रहे थे जी, ठीक है। हम कर रहे थे न्यूट्रिशन, पहले समझ लो, फिर न्यूट्रिशन को हम 3 लेवल पे पढ़ेंगे जी, ठीक है। तो अभी हम तुमको ऑटोट्रॉप पढ़ा रहे थे ना, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप में जब हम कहे थे, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाता हो सर, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑटोट्रॉप्स के नाम से लाते हैं जी, ठीक है। ऑटोट्रॉप भी दो तरह का होता है सर, एक फोटो होता है और एक कीमो ऑटोट्रॉप्स होता है। आप इसमें भी तुम हमसे पूछ सकता है सर, इस दोनों में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? तो फोटो ऑटोट्रॉप्स धरती पे सबसे ज्यादा पाया जाता है सर। इसमें पेड़ पौधा आ जाता है जी, ठीक है, बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया में याद आ रहा है सब आदमी को, साइनो बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसको तुम लोग 10th में या 9th में ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से पढ़े होगे जी, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोटिस्टा सब भी आ जाता है, जैसे यूग्लिना, जैसे तुमको क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सब भी अपना खाना खुद बनाता है सर। ओवरऑल ये जीतेगा सर, ये हारेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आता है, वो भी कौन सा बैक्टीरिया, जो समुद्र की गहराई में रहता हो या ज्वालामुखी के आसपास जो बैक्टीरिया रहता है, वो सब अपना खाना केमिकल की मदद से बनाता है जी। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं जी, ठीक है। हम आपको पढ़ाए थे फोटो ऑटोट्रॉप, जो सोलर एनर्जी की मदद से सर अपना खाना बना लेता हो सर, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप का डिफिनेशन यही है कि सर कोई प्लांट है या कोई एनिमल है तो सनलाइट के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल, जब भी ये लिखा है तो सोलर एनर्जी समझिएगा, सनलाइट की मदद से सर जो अपना ग्लूकोज तैयार कर लेता हो सर, ठीक है। ऐसे प्लांट को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को, है ना, फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लास्ट क्लास या पेज नंबर पर पेज पलटे हुए तो उसमें भी देख सकते हो, वहां का हम डिफिनेशन पढ़ देते हैं। दैट ऑर्गेनिज्म हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। इतना ही लिखने से तुमको नंबर मिल जाएगा, जिसका नाम है फोटो ऑटोट्रॉप्स। अगर तुम इसको बोर्ड की नजर से देख रहे हो तो इतना बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए बोर्ड को, है ना जी। और दूसरी बात कि सर आपको, है ना, ये सब तुम्हारा स्कूल में एग्जाम होता तो वो पूछता, अब खैर स्कूल में एग्जाम होगा कि नहीं होगा पता नहीं अब, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना ग्लूकोज तैयार कर लेता हो सर, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं जी, ठीक है। हम लोग नहीं तैयार कर सकते हैं जी अपना खाना खुद, क्योंकि हम लोग के पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है जी। तुम लोग ये भी सवाल उठा सकता था कि सर ये लोग अपना खाना कैसे बना लेता है, हम लोग क्यों नहीं बना, हम लोग भी तो धूप में रहते हैं। तो जवाब है कि हम लोग के पास पत्ती जैसा कैरेक्टर नहीं है जी, मतलब हरा नहीं दिखते हम लोग जी, ठीक है। हरा दिखने का क्या मतलब, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट का होना। 10th 9th में तुमने सुना होगा क्लोरोफिल एक वर्ड, है ना, नहीं सुने तो आगे जाके हम पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। ऐसा कोई लड़का मत सुना कि 9th ना पढ़े तो हमको दिक्कत होगा सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। सब बात 10th में ही समझना है आप लोगों को। तो पॉइंट ये है कि धरती पे प्लांट सब अपना खाना खुद बनाता है सर। आप कीमो ऑटोट्रॉप, हम कहे थे कि जैसे तुम एक चूना ले लो और उसको गर्म पानी में या ठंडे पानी में डालो तो देखना उसके बाद थोड़ा देर पानी खदकने लगता है सर। इससे तुम क्या समझते हो, इससे समझ रहे हो कि सर हीट निकल रहा है बाहर, गर्मी बाहर निकल रहा है सर। तो कुछ बैक्टीरिया धरती पे ऐसे है सर जो आसपास होने वाले रिएक्शन से हीट को खींच लेता है सर। मान लीजिए थोड़ा देख ले, तुम्हें गर्म चाय, है ना, एक कप गर्म चाय लाके तुम अपने टेबल पर रखे हो तो उससे हीट निकलता रहता है सर। और उसी आसपास के एनवायरमेंट में जो बैक्टीरिया सब होगा सर, उस बैक्टीरिया सब है ना सर, सनलाइट का इस्तेमाल नहीं करता है, वही हीट का इस्तेमाल, हीट के लिए सिंबल ऐसे देते हैं हम लोग, ठीक है जी। इसको डेल्टा से दिखाते इस तरह से, तो हीट का इस्तेमाल अपना खाना खुद बनाने के लिए करता हो। ऐसे जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे जानवर को हम लोग, है ना, कीमो हिट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ओनली वन एग्जांपल धरती पे सर, ओनली वन एग्जांपल, दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना सकता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, विदाउट हेल्प ऑफ सनलाइट। बिना सनलाइट के केमिकल एनर्जी से अपना खाना बना लेते हो। ऐसे बैक्टीरिया को किस कैटेगरी में रखते हैं, कीमो हिट्रोट्रॉप्स के कैटेगरी रखते हैं जी, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी, एनसीईआरटी सॉरी जो हम पेज दिए उसमें लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। हम उस क्लास में जो लास्ट क्लास उसमें लिख दिए थे, उस बैक्टीरिया का नाम नाइट्रो बैक्टीरिया, याद आ रहा है किसी को,
लिखे हैं नहीं लिखे तो आप अभी लिख देते हैं, एग्जाम क्लास करने के बाद हम यूट्यूब पे डाल देंगे तो अपना देख के बता लेना। नाइट्रोबैक्टीरिया, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है सर जो अपना खाना क्या बनाता है सर, आपको खुद बना लेता है सर, ठीक है, सनलाइट के भी बिना, है ना, मतलब ज्वालामुखी के पास रहेगा या अंधेरे में रहेगा सर तो गर्मी से अपना खाना बना लेता है। अब टॉपिक आगे बढ़ गए थे हम लोग, टॉपिक कहाँ आ गए थे, हिट्रोट्रॉप पे आ गए थे उस दिन, है ना जी। हिट्रोट्रॉप जब हम पढ़ रहे थे ना तो उसमें कहे थे 3 तरह का हिट्रोट्रॉप्स होता है जी, और 10th लेवल का भी डिफिनेशन दिए थे हम आप लोग को, और एक मेडिकल लेवल का भी डिफिनेशन दिए थे। हम तो कहेंगे भाई मेडिकल लेवल का डिफिनेशन आप लोग याद कीजिए, नहीं तो आप 10th लेवल का भी बच्चा वाला डिफिनेशन भी याद कर सकते हैं जी। हिट्रोट्रॉप स्कूल का मास्टर डांटेगा भी नहीं, और उसको तुम समझा देगा तो और नहीं डांटेगा, है ना। अच्छा जो बायोलॉजी का टीचर होगा, कोई काम चलाओ बायोलॉजी का टीचर होगा तो बोलेगा ही, लेकिन जब आप बोर्ड में यही आंसर लिख के आएगा तो बोर्ड में तो बायोलॉजी वाला टीचर ही कॉपी चेक करेगा जी, उससे तुमको समझ में आया तुम्हारे आंसर का वैल्यू देगा, इसलिए घबराना मत, ठीक है। तो पॉइंट ये है हिट्रोट्रॉप्स 3 तरह का होता है जी, ठीक है। एक होता है पैरासाइटिक, एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक है होलोजोइक। हम लास्ट क्लास में जब पैरासाइटिक का डिफिनेशन दिए थे तो हम 2 डिफिनेशन दिए थे। एक कहे थे क्या कि जो मरे गले जानवर को खाता हो सर, सॉरी जो है ना किसी दूसरे जानवर से खाना लेता हो सर, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पैरासाइटिक बोलते हैं जी, ठीक है। लेकिन वही जगह पे हम एक और डिफिनेशन दिए थे तुम लोग को, जो पचा पचाया हुआ खाना लेता है, ठीक है, दैट ऑर्गेनिज्म हु टेक डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसे हम कहते हैं ना हम खाना खाएं, मेरा खाना जब पच जाता है तो खून में चला जाता है जी, ठीक है, बने ब्लड में सारा ग्लूकोज चला जाता है। और देखना मच्छर हो या जोंक हो वो तुम्हारे खून को पिएगा जी, ठीक है, उसको पचा पचाया हुआ खाना मिलेगा, मतलब उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना जी। जो लड़का तुम लोगों में से अभी तेज होगा तो समझ क्या होगा सर, उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। पैरासाइट किसे कहेंगे, जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं हो, जिसको डाइजेस्टेड फूड मिलता हो, है ना, एकदम पचा पचाया खाना। जैसे तुम लोग कभी देखना किसी को जब कमजोरी हो जाता है तो डॉक्टर पानी चढ़ाता है जी, ठीक है, तुम उससे पूछोगे सर क्या है पानी चढ़ा रहे हैं, पानी तो हम पिला देंगे उससे नहीं काम चल जाएगा, तो डॉक्टर बोलेगा भाई पानी नहीं चढ़ा रहे हैं, इसमें ग्लूकोज घुला हुआ है और उसको सीधे ब्लड में डाल रहा है वो लोग, है ना जी। इसलिए ब्लड में डाला है कि ताकि उसको सीधा सेल को एनर्जी मिल जाए, खाना खाने की जरूरत नहीं पड़े। ये बात कोई लड़का को पता हो या ना हो तो अभी हम बता देते हैं उसको कि खाना खाने में भी एनर्जी लगता है सर, है ना जी। बॉडी के अंदर जो खाना डाइजेस्ट होता है उसमें भी एनर्जी लगता है सर। तो सर इतना कमजोर आदमी है, मान लो कोई लड़का 4 दिन से भूखा है और उसको तुम रोटी सब्जी खिला दो मर जाएगा वो, का है क्योंकि जो खाना वो चबाएगा उसको अंदर ले जाएगा, उसमें जो एनर्जी लगेगा उसके पास रहेगा ही नहीं एनर्जी, अब बॉडी फोल्ड कर जाएगा उस टाइम, उसको पैरालिसिस मार देगा। इसलिए जब कोई आदमी कमजोर हो जाता है ना सर, या 5-6 दिन से अनशन किया रहता है तो उसको खाना नहीं दिया जाता है जी, ठीक है, उसको जूस पिलाया जाता है, या नहीं तो उसको है ना सुई के जरिए है ना ग्लूकोज चढ़ाया जाता है जी, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। पैरासाइट का मतलब पे आ जाओ, ठीक है। तो हम आपको जब पढ़ा रहे थे उस क्लास में तो पैरासाइट का मतलब जो होता है सर, ठीक है, पैरासाइट का मतलब जब भी पूछेगा तो 2 डिफिनेशन आप लिख के आ सकते हैं। पहला डिफिनेशन आपके 10th की बुक में है और दूसरा डिफिनेशन भी कोई लड़का अच्छे से पढ़ेगा 10th के ही बुक में है। पहला डिफिनेशन है कि सम ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट या एनिमल विदाउट किलिंग देम, है ना, ये भी अच्छा डिफिनेशन है, बिना मारे सर उससे थोड़ा सा खाना ले ले तो ऐसे प्लांट को या ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं सर, है ना जी। जैसे एग्जांपल में कसकुटा, अमरबेल का हम फोटोग्राफ ग्रुप में शेयर कर देंगे थोड़ा देर बाद, तुम लोग सब देखा होगा, जिसका पुराना घर होगा या आम का या बरगद का पेड़ देखिए उसमें पीला पीला रंग लत्ती जैसा कुछ चीज दिखाई देगा, वो पीला पीला जो लत्ती देखते हैं उसी को कसकुटा कहते हैं, अमरबेल, ठीक है। टिक, ये गाय भैंस पे जो जुई सब होता है उसको टिक बोलते हैं, हम लोग के बाल में जो जुई होता है उसको लाइस बोलते हैं, लीच, है ना, जोक वगैरह, और कच्चा मांस वगैरह खाओगे या कच्चा खाना खाओगे ना सब्जी वगैरह तो उसमें टेप वर्म होता है जी, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे बॉडी में जाता है, तुम्हारे बॉडी का खून पीता है सर। खून ही क्यों पिया सर, क्योंकि खून में हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है जी, ठीक है। इसलिए मैंने दूसरा डिफिनेशन लिखा था कि दो ऑर्गेनिज्म हु टेक डाइजेस्टेड फूड ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, है ना, पैरासाइट। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैरासाइट। सर अच्छा बात है कि खराब बात है पैरासाइट का होना, ये बहुत खराब बात है जी। पैरासाइट तुम्हारे लाइफ स्पैन को घटा देता है जी, ठीक है, तुमको इतना कमजोर बना देगा कि तुम कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित रहो। सही बात है ना जी। तुम्हारा खून जो पिएगा तो तुम्हारा खून की कमी होगा, खून की कमी होने से तरह तरह का बीमारी आता है। सेम बात पेड़ पौधा के साथ भी है सर, कोई पेड़ पौधा में कोई कीड़ा लग जाता है सर तो पेड़ पौधा के भी लाइफ स्पैन को घटा देता है या प्रोडक्टिविटी को घटा देता है सर। तो समझ में आया ना। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बचने का तरीका अपना अपना प्लांट सब ढूंढता रहता है, जो नहीं ढूंढ पाता वो लोग अपना शिकार बनते रहता है जी, ठीक है। तो आगे बढ़ो सेप्रोफाइटिक पे, ठीक है, ये सब पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे फिर से। सेप्रोफाइटिक, इसको एक लाइन में कोई लड़का डिफिनेशन देगा तो वही कहेगा कि सर जो मरा गला चीज को जो खाता हो सर, ठीक है। तो सेप्रोफाइट किसे कहते हैं, जो मरे गले चीज को खाता हो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेप्रोफाइट्स के नाम से बुलाते हैं, है ना। टेक फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कोई पेड़ का पत्ता सर जमीन पे गिर गया तो मरा हुआ माना जाएगा, जब तक पेड़ में लगा था तो जिंदा था, लेकिन जैसे पेड़ से उतर के जमीन पे आया सर सड़ गया वो। अब उस सड़े हुए चीज को सर कोई कीड़ा खा रहा है, जैसे अर्थवर्म आके खाया, बैक्टीरिया आके खाया या फंगस आके खाया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेप्रोफाइटिक के नाम से बुलाते हैं। या
डिकम्पोजर के नाम से बुलाते हैं। एक लड़का और भी, कोई लड़का जो मेडिकल की तैयारी कर रहा हो तो ये पूछ सकता है, ठीक है, कि सर ठीक है आप बोल रहे हैं पैरासाइटिक होता है, होलोजोइक होता है और सेप्रोफाइटिक होता है सर, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है जी? ठीक है, तो सबसे ज्यादा सेप्रोफाइटिक पाया जाता है जी। इस एरो से समझ में आ रहा है किसी को क्या बोले हम? सेप्रोफाइट मतलब सारा गलत चीज को खाने वाला की आबादी ज्यादा है, क्योंकि सर इसमें बैक्टीरिया आ जाता है, फंगस आ जाता है, अब बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े, तो देखना कोई लाश होगा उसमें मक्खी बैठा रहेगा, ठीक है, कोई सड़ा गला फल होगा उसमें मक्खी बैठा रहेगा जी। सड़ा गला फल का मतलब क्या? मरा हुआ ना सर। मरे हुए चीजों पे जब भी कोई जानवर आता है तो उसको क्या नाम देते हैं? सेप्रोफाइट के नाम से बुलाते हैं सर, ठीक है। लेकिन सर सेप्रोफाइट का एक और अच्छा डिफिनेशन है सर। सेप्रोफाइट क्या करता है सर? जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है जो डॉट 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 बना रहा है, सब बैक्टीरिया है सर। ये एक पेड़ का पत्ता है सर, ठीक है, इस पेड़ के पत्ते पे जो देखते हैं सर, है ना, तो जैसे ये बैक्टीरिया देखो, ये छोटकी सा बैक्टीरिया मान लो था, तुम लोग समझने के लिए था बड़ा कर देते हैं। ये बैक्टीरिया जो है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया देख रहे हो, ठीक है, और ये बैक्टीरिया सर इस पत्ता को कभी खा पाएगा? संभव ही नहीं है सर। कितना बड़ा है? उसके साइज से 10 गुना बड़ा है पेड़ का पत्ता। तो सर ये बैक्टीरिया क्या करता है? अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम निकाल निकाल के इस पे पत्ते पे गिराता है सर। जब पत्ते पे डाइजेस्टिव एंजाइम गिराता है ना सर, तो पत्ता गल पल के एकदम पतला पतला हो जाता है सर। मतलब कहने का मतलब देखिए ऐसा ऐसा पत्ता बन जाए, मतलब देखिएगा कुछ दिन बाद तो पत्ता टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा सर, ठीक है। जब पत्ता टुकड़ों टुकड़ों में बट गया तो आप तो बैक्टीरिया के लिए आसान हो गया, बैक्टीरिया जाएगा इसको निगल लेगा। तो आपको लड़का इसी शब्द को है ना डिफिनेशन के तौर पे बनाए। तो डिफिनेशन कैसे बना लेगा? वो कहेगा वह जानवर जिसका डाइजेशन शरीर के बाहर होता हो, ऐसे जानवर को सेप्रोफाइट कहते हैं, ठीक है जी। वो जानवर जो मरे गले चीज को खाता है सर, सही बोल रहे हैं आप, लेकिन ये भी बोलना चाहिए था आपको जो अपना खाना पचाने की प्रक्रिया बाहर से करता हो सर, बाहर में करता हो। इमेजिन करो कि हम लोग भी तो सारा गलत चीज खाते हैं। मछली, जैसे मछली तुम खरीदने जाते हो मार्केट से तो मरा हुआ मछली लाते हो ना जी, ऐसा थोड़ी कि जिंदे खा जाते हैं। कोई पेड़ का सब्जी वब्जी लाते हैं तो सब्जी तोड़ के लाते हैं ना सर, तो सब मरा चीज हुआ। पर हम लोगों में और उन लोगों में क्या अंतर है भाई? हम लोग जो खाना खाते हैं सर, तो खाना अंदर की ओर पचता है, इसलिए हम लोग होलोजोइक आते हैं जी। और बैक्टीरिया सब जो होता है सर, खाना को शरीर के बाहर पचा लेता है सर, इसलिए उसको सेप्रोफाइटिक के नाम से बुलाते हैं। ये बिग डिफरेंस है। यही डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ाएंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा जी ये लाइन, ठीक है। हम अपने मन से नहीं पढ़ा रहे, आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिखा हुआ ये सब है ना। द सेप्रोफाइटिक का डिफिनेशन सब क्लियर करो। दैट ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना, इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। या कोई लड़का कहे सर नहीं बात मानेंगे आपका ये वाला, तो दूसरा डिफिनेशन उसके लिए है ऑर्गेनिज्म ब्रेक फूड आउटसाइड द बॉडी। वो ऑर्गेनिज्म जो बाहर में खाना को तोड़ देता हो सर, तब खाना को निकलता हो, एब्जॉर्ब माने तो निकलना, इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक, है ना जी। सबके पास नोट खुला हुआ ना जी, असलान के पास नहीं होगा नोट्स, बाकी सब लड़के के पास नोट्स है, नोट्स को पढ़िए, इसलिए हम फोटो नहीं अब डाले हैं बोर्ड इस पे, ठीक है। आइएगा अरसलान शाम में, ठीक है, 20 रुपया लेके तो दे देंगे, समझा? हेलो, हाँ 20 रुपया लेके आना शाम में 6 बजे, है ना, तो देंगे नोट्स, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, है ना जी। तो जादू नहीं लग रहा जी, ये सब सुनने में समझ में आ रहा है ना। तो शाम में नोट्स ले लेना, तब रात को है ना यूट्यूब पे हम डाल देंगे। आज भी क्लास एंड होगा तो आधा एक घंटा बाद यूट्यूब पे डाल देंगे, तो यूट्यूब से भी तुम समझ लेना, ठीक है। बार बार दोबारा समझ में आ जाएगा, नहीं हुआ तो फिर उसके बाद पूछना, और उसके बाद ना हो तो फिर जूम को डिलीट कर देना, है ना जी। इंतजार करना कोरोना वैक्सीन का, क्या है ना। तो हाँ, वैक्सीन नहीं आई अभी, तुमको सितंबर बोल रहा है ना। यार छोड़ो, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, नहीं तो और टेंशन बढ़ जाता है। होलोजोइक, है ना जी, होलोजोइक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं जी, ठीक है। होलोजोइक क्या है सर, ठीक है। दो दो डिफिनेशन को लड़का दे सकता है। एक बच्चा वाला डिफिनेशन होगा जो आदमी खाना को अंदर की ओर निगल लेता हो सर, जैसे हम लोग खाना को खा लेते हैं ना सर, अंदर की ओर चला जाता है, इसी को हम लोग होलोजोइक कहते हैं। टेक फूड बाय ऑर्गेनिज्म, है ना जी, और है ना इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड होलोजोइक, है ना, जो खाना को अंदर ले लेता हो, अंदर ही तोड़ ताड़ करता है उस खाना को, ऐसे को होलोजोइक कहते हैं। सही है। इसको हिंदी भाषा में कोई लड़का बोलेगा तो जो खाना को निगल लेता है सर, ऐसे जानवर को होलोजोइक बोलते हैं सर, है ना जी। लेकिन ये जब लड़का कोई कहे सर अच्छा डिफिनेशन क्या होगा, जिसका डाइजेशन शरीर के भीतर होता हो, है ना जी, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? होलोजोइक के नाम से। इसमें हम लोग भी आते हैं जी, हम लोग होलोजोइक में है ना जी। मछली, मेढक, सांप, बर्ड, मैमल, ये सब क्या आता है? होलोजोइक में आता है। तो ये सब बातें हम आपको समझाए थे, तो हम तुमको बोले भी थे तुम्हारा जो चैप्टर सब है ना, लाइफ प्रोसेस हो, तुमको पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, रिस्पायरेशन पढ़ना है, छिलका छोड़ा के पढ़ना है जी, ठीक है। तो आप लोग से जब कोई पूछेगा न्यूट्रिशन को पढ़ाइएगा सर, ठीक है, तो एग्जाम्पल दे देके पढ़ाइए ना, मजा आ जाएगा। तो एग्जाम्पल तुमको 3 ठो मिलेगा जी। एक तो होगा सर आपको एक सेल का जानवर पे, है ना, 1 सेल ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन लेता है सर, है ना। फिर प्लांट में न्यूट्रिशन, है ना, और है ना जी, और फिर आपको क्या पढ़ना है सर, आपको है ना ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन।
देखो हम बार बार आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कि डाइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं सर। वह केमिकल जिसको खाने के बाद आपको एनर्जी महसूस होता हो, ऐसे केमिकल को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और जिस तरीके से तुम खाए हो, है ना जी, या तो हो सकता था कि दूसरे का मार के ले लिए, या हो सकता था खाना को बाहर ही बचा के उस केमिकल को अंदर ले लिए, या हो सकता है अपने अंदर में ले गए, अंदर 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 तोड़ ताड़ के उसको अंदर सेल में ले गए। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग, है ना, आपको कहते हैं, इस सबको हम लोग न्यूट्रिशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, तो अभी जो थोड़ा देर पहले जो क्लास चला था वो न्यूट्रिशन का तरीका चला था। अब हम ये पता करेंगे सर कि एक सेल का जानवर कैसे न्यूट्रिशन को लेता है जी। ठीक है, देखो, और किसी को अभी भी ऊपर से जा रहा है ना, तो उसके लिए हम समझाने के लिए, देखो ये आपको कोई एक सेल है, तो सेल का न्यूट्रिशन क्या होता है जी, ग्लूकोज। ये बात रट के रखिएगा सब आदमी। कोई भी सेल है सर, तो उसको क्या चाहिए होगा, ग्लूकोज चाहिए होगा सर। अब ग्लूकोज को लेने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, बात जा रहा होना चाहिए समझ में। तो सर डाइजेशन नहीं पढ़ा रहे आप हमको अभी, ठीक है, हम आप लोगों को अभी न्यूट्रिशन वर्ड को समझने की कोशिश करा रहे जी। वह केमिकल जिसको लेने के बाद तुमको तुरंत एनर्जी महसूस हो जाए, ऐसे केमिकल को न्यूट्रिशन बोलते हैं जी। ठीक है, तो पॉइंट यह है कि एक सेल का जानवर कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है सर, है ना। तो एक सेल का जानवर में पहला आपको आगे अब आ रहा है अपना ही फोटो, आप जो बैकग्राउंड में फोटो है वही देख रहे हैं आप लोग। तो ये अमीबा में, है ना, कैसे न्यूट्रिशन होता है जी। ठीक है, तो सर सबसे पहली बात ये तो बताइए कि अमीबा खाता क्या होगा। तो अमीबा खाता होगा बैक्टीरिया को जी, है ना जी, छोटे छोटे बैक्टीरिया को। जैसे प्लांट भी खा सकता है, बीजीए, बीजीए समझ में आ रहा है ना जी, बीजीए मतलब साइनोबैक्टीरिया। पेड़ को भी मार के खा सकता है, दूसरे दूसरे बैक्टीरिया को भी मार के खा सकता है, पर उससे बड़ा जानवर को नहीं मार के खा सकता है। मान लो कि अगर हम लोग का उंगली खाना चाहे नहीं खा सकता है, जैसे अमीबा बहुत छोटा होता है ना, इसलिए बैक्टीरिया को मार के खा सकता है सर। अभी तुम लोग कहो सर आप खुद फंस गए, ठीक है जी, कहोगे बैक्टीरिया तो सर बहुत सारा उसमें आपको केमिकल होता है ना, तो भाई खाएगा तो बैक्टीरिया को। जैसे मान लो ये फोटोग्राफ है ये अमीबा का, है ना, ये है बैक्टीरिया। तुम लोग हमको फंसा रहे हो कि सर बैक्टीरिया के अंदर में डीएनए होता है सर, ग्लूकोज वगैरह कहाँ है सर, सब कुछ है ना जी। मतलब तुम लोग क्या बोले थे, एक ग्लूकोज लेने की घटना को न्यूट्रिशन कहेंगे जी। ठीक है, यही ना बात है, बात समझ में आ रहा है जी, है ना। ग्लूकोज केमिकल जब अंदर जाएगा उसको कहेंगे न्यूट्रिशन। अभी आप बोल रहे कि अमीबा है, अमीबा को है ना सर आप बैक्टीरिया खिला रहे हैं सर। तो बैक्टीरिया में तो बहुत तरह का केमिकल होता है, बहुत आपको तरह के आपको केमिकल सब दिखाई देते हैं सर। तो सर आप फंस रहे हैं बात में। देखो हम क्या बोलना है चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अमीबा बैक्टीरिया को खाएगा जी। ठीक है, ये बैक्टीरिया अंदर जाने वाला है। एक मिनट हम कलर चेंज कर देते हैं, ये बैक्टीरिया हुआ, इस बैक्टीरिया को कौन लेने वाला है सर, अमीबा। तो सर अमीबा जब अंदर ले जाता है तो अपने पास एक वैक्यूल लगता है। तुम 9th में सुना होगा वैक्यूल, नहीं सुने तो अभी सुनो, एक तरह का थैली, खाली थैली सर, और उसके अंदर में बैक्टीरिया को ले जाएगा जी, और वहां से जाकर के बैक्टीरिया को तोड़ तोड़ कर ग्लूकोज बना देगा जी। अब देखिए, अब कोई लड़का समझ रहा हो, देखो सर मान लीजिए सर ये बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया में 10,000 ग्लूकोज है सर, मान लेते थोड़ा देर के लिए, समझने के लिए सब आदमी के लिए 10,000 ग्लूकोज है सर, और हमको एक एक पीस में ग्लूकोज को तोड़ना है सर। तो सर बड़ा सामान को एक एक सिंगल पीस में तोड़ने की प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। देखो न्यूट्रिशन और डाइजेशन में जमीन आसमान का अंतर है। बड़े बड़े केमिकल को आप छोटे छोटे केमिकल में तोड़ते हैं सर, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइजेशन। नहीं समझे तो देखो फिर से, ऐसे मान लीजिए सर ये आपको लंबा सा एक लाइन है, हम कह रहे भाई यही फूड है, और तुम्हारा सेल है ये, या अमीबा है सर, ये है अमीबा, है ना। अमीबा बोला कि भाई इतना बड़ा सामान को हम नहीं खा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सर उसका सेल बोला कि भाई हम छोटा छोटा सामान को खा सकते हैं, मतलब एक टुकड़ा को खा सकते हैं जी। तो सर पहले अमीबा क्या करे, सबको घींच के अपने अंदर ले आएगा, है ना जी, और अपने अंदर ले जाना वैक्यूल में ले जाएगा जी। अब वैक्यूल में ना सर उस बड़े सामान को टुकड़ों टुकड़ों में काटा जाता है जी, इतना छोटा छोटा कर देता है कि सेल को खा सके जी। ठीक है, तो डाइजेशन और न्यूट्रिशन में थोड़ा सा अंतर है जी। ठीक है, नहीं समझ पा रहे तो आप थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई अमीबा है सर, ठीक है, ये अमीबा का फोटोग्राफ यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो अमीबा का जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, है ना, उसमें सामने में खाना रखा हुआ है सर, ये फूड है सर। तो अमीबा जो खाना खाएगा सर, तो दूरी है, ये फूड यहाँ रखा हुआ, अमीबा यहाँ है सर, ठीक है। तो सर अमीबा इसके तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। अमीबा को जैसे पता चलेगा, अमीबा का न्यूक्लियस उसको गाइड करेगा, कहेगा भाई दाएं तरफ खाना रखा हुआ है। तो सर न्यूक्लियस क्या करेगा, सारा पानी को धकेलेगा। तुम एक बार क्या करो, बैलून में पानी भर दो, और तुम उंगली को जैसे तुम उसके अंदर डालोगे ना, तो बैलून का शेप भी उसी की जैसा बदलने लगेगा जी। ठीक है, तो सेम बात यहाँ भी है जी। जैसे अमीबा को सामने में खाना दिखता है सर, तो अपने अंदर का जितना भी फ्लूइड है, सेल का साइटोप्लाज्म का फ्लूइड है, उसके तरफ घुमा देता है जी। तो सर ऐसा फोटोग्राफ बन जाता है सर, औंगलीनुमा फोटोग्राफ बन जाता है। इस औंगलीनुमा फोटोग्राफ को सीडोपोडिया कहते हैं। ये औंगलीनुमा फोटोग्राफ लंबा होता चला जाता है सर, कुछ देर बाद देखोगे, है ना जी, कुछ देर बाद इसको देखिएगा तो सर और ज्यादा बढ़ जाएगा जी। ठीक है, मतलब ये आगे ऐसे करके और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा जी। ठीक है, देखो इस फोटोग्राफ में, ठीक है, गौर कर रहे हो सब आदमी, उंगली जैसा फोटोग्राफ और बढ़ गया,
अब बढ़ने के बाद जब समझ जाता है कि सर उसका फूड उसके अंदर में आ गया सर, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख रहे हो जो आपको फूड इसके अंदर में आ गया, तो ये आपको ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं सर, ठीक है, और ये वाला हिस्सा देख रहे हैं सर, दोनों आगे जाके जुड़ जाता है सर। जुड़ जाने से सर क्या हुआ, ये सामान अंदर में चला गया। अंदर में जैसे चला गया तो फूड वैक्यूल उसके चारों तरफ से लग जाता है। जो समझ रहा है तो उसको पूरा बायोलॉजी समझा रहे हैं जी, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हो तो तुमको एनसीईआरटी रटना है, ई फोटोग्राफ का सीक्वेंस। तो सर जब खाना सेल के अंदर में घुसता है तो फूड वैक्यूल बनता है सर। ये फूड वैक्यूल खाना को धीरे धीरे तोड़ तोड़ करके सेल को देता है, सेल अपना इससे एनर्जी प्राप्त करता है जी, ठीक है। देखो अभी क्लास शुरू किए थे तो उसी में बताए थे कि मान लीजिए अमीबा है ना, तो ये खाना उसके फूड गया, बैक्टीरिया गया, तो बैक्टीरिया के चारों तरफ फूड वैक्यूल आ जाता है जी। ये है फूड वैक्यूल, समझ में आ रहा ना। ये फूड वैक्यूल उसको तोड़ तोड़ के सिंगल सिंगल पीस ग्लूकोज में बदल देता है सर। ये जो बदला ना सर ग्लूकोज, तो यही आपको आगे जाके एनर्जी में बदल जाएगा सर। तो सर आप ठेठ भाषा में समझे ना क्या बोलना चाह रहे हैं। ए भाई यहाँ से अंदर घुसने की प्रक्रिया को, है ना, अंदर घुस करके कहाँ पहुंचा, फूड वैक्यूल तक। तो इस सारी प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं हम लोग, आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन बोलते हैं जी, ठीक है। आज सर फूड वैक्यूल में काहे भेजे, डायरेक्ट काहे ने साइटोप्लाज्म में भेज दिए। तो जवाब दे रहे हैं कि भाई वो खाया बैक्टीरिया को है, तो बैक्टीरिया बहुत बड़ा आपको केमिकल सबका झुंड है उसमें, तो सारे केमिकल को रद्दी रद्दी तोड़ने में सर मदद करता है फूड वैक्यूल। और बहुत बहुत हार्ड हो गया है, तो सिंपल जो दिख रहा है ना उसी को याद कीजिए कि जब किसी अमीबा के सामने में, है ना, कोई खाना पड़ा रहता है सर, तो अमीबा क्या करता है, उसके तरफ बढ़ना शुरू करता है। कैसे बढ़ता है सर, एक झूठा उंगली बनाता है सर, उंगली नुमा स्ट्रक्चर। तो झूठा क्यों बोले, क्योंकि बाद में गायब हो जाएगा जी। ये जब काम निकल जाता है तो ये उंगली गायब हो जाता है जी। उस झूठा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को सीडोपोडिया बोलते हैं। पोडिया माने पैर होता है ना जी, सीडो माने झूठा, है ना जी। ये सीडोपोडिया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस फूड को अपने अंदर में ले लेता है सर। जब फूड सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है सर, तो फूड वैक्यूल उसको अपने अंदर में ले लेता है सर। ये फूड वैक्यूल उसको तोड़ तोड़ करके सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। ऐसे घटना को अमीबा में न्यूट्रिशन के नाम से बुलाते हैं। देखिए ये आप लोग का बोर्ड का क्वेश्चन हो सकता है। अब मेरे नजर से देख रहे हो तो ये मेडिकल का या आपके 10th के ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। पूछेगा क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछेगा आप लोगों से, वाई फूड वैक्यूल फॉर्म, वाई फूड वैक्यूल फॉर्म इन अमीबा, है ना, फूड वैक्यूल क्यों बना जी, है ना। क्वेश्चन ये समझ में आया, फूड वैक्यूल, है ना, फॉर्म इन अमीबा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो पॉइंट का जवाब दीजिएगा, ठीक है। सब आदमी आपसे पूछता है कि भाई काहे बना फूड वैक्यूल, तो तुम कहा जवाब फॉर डाइजेशन, है ना, फॉर डाइजेशन। क्या जवाब दोगे, फॉर डाइजेशन ऑफ, है ना, डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, उसको हम लोग कहेंगे जी, ठीक है। बात समझा दिया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हुआ। कहोगे सर अभी भी नहीं समझ पा रहे आपकी बात को, तो क्या बताना चाह रहे हैं, तो देखो लास्ट स्टेटमेंट यही है कि भाई अमीबा जो खाना खाएगा ना उसी को अमीबिक न्यूट्रिशन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। फूड इनगल्फ, इनगल्फ माने निगलना, है ना जी, बाय अमीबा बाय यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। टेम्पोररी करने का मतलब बाद में गायब हो सकता है सर, इसको सीडोपोडिया कहते हैं। फूड पार्टिकल आर टेकन इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म एंड देन इनसाइड द वैक्यूल, है ना जी, वैक्यूल में जाता है सर। अब वैक्यूल क्या करता है, फूड पार्टिकल को ब्रेक करता है छोटे छोटे पीस में, और अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को, गंदा चीज को बाहर कर, मतलब जो चीज नहीं पच सकता था सर, या जो चीज नहीं टूट सकता उसको गंदगी मान करके इसको बाहर कर देता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जो खाना पचा पचा, और जो नहीं खाना पचा वो सब फेकल मैटर के रूप में बाहर निकल जाता है जी, ठीक है। फोटोग्राफ सीक्वेंस में आया, एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है। देखो अभी क्या हो सकता है, कट सकता है जी हम लोग का ये कनेक्शन, तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। 10-40 मिनट का है ना, आज थोड़ा सा खींचते हैं। ये बातें हमने समझाया। अब आइए पारामीशियम में आइए जी, ठीक है। पारामीशियम का जो फोटोग्राफ देखते हैं, हाँ, हेलो हेलो, बंद नहीं हुआ, नहीं कटेगा तो आप लोग जुड़ जाइएगा, है ना। जिसको आवाज नहीं जा रहा होगा ना तो फिर से कट करके फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, और हम यूट्यूब पे डाल ही देंगे, है ना, वहां से तुम लोग को क्लियर हो ही जाएगा, है ना, समझा रहा ना। तो देखिए पारामीशियम की बात करते हैं सर। पारामीशियम ये अमीबा का भाई ये है सर, लेकिन इसका जो जो आपको जो चेहरा देखते हैं, इसका हाथ उतने उठाओ रे, ये हाथ सब उठाता फिर उसमें भी चला जाएगा। तो है ना, कह रहे थे कि आपको पारामीशियम जो देखते हैं जी, ठीक है। तो पारामीशियम जो है ना सर, ये अमीबा का भाई ही है सर। कहने का मतलब ये भी एक सेल का ही जानवर है, पर इसका खाना खाने का तरीका अलग होता है। क्योंकि हम अभी क्लास स्टार्ट करते वक्त बोले थे हर जानवर अपने अपने तरीके से खाना को अपने पास बुलाता है। कोई जानवर सीडोपोडिया के जरिए बुला रहा है, तो कोई जानवर सिलिया की मदद से, इसके पास सिलिया है, ये सब जो देख रहे हो झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर, ये सब को हम लोग सिलिया कहते हैं सर। इस सिलिया की मदद से खाना को अपने अंदर में बुलाता है सर। तो पारामीशियम की जब बात करते हैं सर, पारामीशियम चप्पल जैसा दिखता है सर, है ना, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है सर। ऐसा कुछ स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, है ना। और इस स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं ना सर, तो यहाँ पे इसका
माउथ बना होता है जी, ठीक है। इस रीजन में क्या देखते हैं हम लोग, है ना जी, यहाँ पे उसका माउथ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। फिलहाल इस फोटोग्राफ में जो देख रहे थे आप लोग, यहाँ पर आराम से देख पा रहे होंगे माउथ लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे है। तो खैर पारामीशियम को जब हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, तो पारामीशियम कुछ कैसा दिखता है सर, चप्पल नुमा स्ट्रक्चर में आपको ये दिखाई देगा जी, ठीक है। ये चप्पल नुमा जो स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है सर, है ना, इसमें आपको पूरे बॉडी पे सर क्या होता है सर, सिलिया बना होता है जी, ठीक है। ये सिलिया क्या करता है, आसपास के खाना को अपने तरफ खींचने में मदद करता है जी, ठीक है। अब तुम लोग कभी, है ना, कभी ऐसा महसूस किया हो जब कोई तालाब में गेंद पहुंच जाता ना, क्रिकेट खेल रहे हो तालाब में चला गया गेंद, है ना जी, तो तुम लोग क्या करते हो, ईटा उटा फेंकते हो। ईटा उटा फेंकते से वेव बनता है, वो वेव क्या करता है, उस गेंद को तुम्हारी तरफ लाने में मदद करता है। मान लीजिए खाना यहाँ पर है सर, है ना जी, तो सर ये पानी का लहर को पीछे करता है। ये जो सिलिया देख रहे हो ना, पानी को ऐसे करता है जी। जब पानी को ऐसे करता है, एक वाटर का लहर बनेगा। अब वो वाटर का लहर क्या करे, खाना को इसके सिलिया से टकरा देगा। बात समझ में आ रहा है जी, है ना। सिलिया दो काम करता है, एक पानी में लहर पैदा करता है, क्रिएट वेव इनसाइड द वाटर, है ना। दिस आपको लिखा वेव, आपको टेक फूड टुवर्ड द आपको सिलिया। ये जो पानी का लहर चढ़ता है सर, ये लहर खाना को सिलिया की तरफ ले आता है। और जब सिलिया के पास आता है, घर में तुम लोग कभी झाड़ू लूड़ देखते हो मारते हुए मम्मी को, या अपने मारे होगे, तो तुम झाड़ू को जब मारते हो ना सर, तो देखो डस्ट झाड़ू के साथ आगे जाता रहता है जी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सिलिया, एक सिलिया झाड़ू मारा तो यहाँ इसके पास खाना पहुंच जाएगा जी, फिर यहाँ झाड़ू मारा तो फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे करते करते उसको खाना कहाँ पहुंचा देता है, गुलेट के पास। गुलेट, जिस रास्ते से खाना अंदर जाता है सर, उसको ओरल ग्रोव कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, गुलेट बोलते हैं जी, ठीक है। गुलेट, है ना। इमेजिन कीजिए कि सर इस रास्ते से खाना अंदर घुसने वाला है सर, ठीक है। तो इस रास्ते से खाना अंदर घुसेगा सर, तो इसको ओरल ग्रोव कहिए, या इसी का एक और नाम है GULLET, गुलेट, है ना। शायद 10th में ये गुलेट वर्ड लिखा होगा जी, ठीक है। ओरल ग्रोव या गुलेट के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। तो खाना को कैसे पारामीशियम अपने पास बुलाता है, पिछला टॉपिक पढ़े थे अमीबा, जो सीडोपोडिया से बुलाया। ये कैसे बुलाया सर, सिलिया की मदद से। खाना दूर है सर, तो भी खींच लेगा, और सर खाना जब नजदीक आता है, सिलिया उसको पानी के साथ, है ना, आगे की ओर बढ़ा के इसमें पहुंचा देता है जी, ठीक है। फोटोग्राफ इसका भी आप लोग देख के जाइएगा। पहला फोटोग्राफ में देख रहे हैं खाना यहाँ पर है, और इसको लाया, फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, और सर यहाँ भी फूड वैक्यूल आप बोल रहे हैं, इसका मतलब खाना को तोड़ा जाएगा सर, और तब सेल को मिलेगा सर, ठीक है। तो फोटोग्राफ का हर एक पॉइंट चप्पा चप्पा याद रखिएगा। माउथ पार्ट ऑफ पारामीशियम इज कॉल्ड गुलेट, है ना, व्हेन फूड प्रेजेंट नियर द, ओके, सब आ गए। हेलो, सब आ गया जी। ठीक है, तो देखो, तो माउथ पार्ट ऑफ द लिखा पारामीशियम इज कॉल्ड गुलेट, व्हेन फूड प्रेजेंट नियर द लिखा पारामीशियम, है ना, देन रॉ ऑफ सिलिया मूव ऑल द फूड टुवर्ड द गुलेट, है ना जी। तो ये सारा का सारा खाना किधर की ओर भेज देता है सर, गुलेट की ओर, एंड फाइनली फूड गोज टू द देयर ओरल ग्रोव। फिर ये कहाँ चला जाता है सर, ओरल ग्रोव की ओर चला जाता है जी, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग को हम बताए थे, ठीक है। तो ये है, ये फोटोग्राफ, ये सब फोटोग्राफ देख लीजिएगा, है ना। तो पारामीशियम में दो न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस। देख रहे हो जी, बड़ा न्यूक्लियस भी है और छोटा न्यूक्लियस है, ये लोग बाइन्यूक्लिएटेड होता है जी, ठीक है। तो ये समझ जाइएगा, व्हेन फूड प्रेजेंट नियर द पारामीशियम ए रॉ ऑफ सिलिया मूव ऑल द फूड टुवर्ड द गुलेट। जब कोई खाना पारामीशियम के सेल सिलिया के पास होता है, तो सारा खाना को किधर की ओर भेज देता है, गुलेट की तरफ, और गुलेट के जरिए सर कहाँ चला जाता है, ओरल ग्रोव में, मतलब माउथ के रास्ते अंदर घुस जाता है जी, ठीक है। कुछ खास नहीं है जी, एक सिलेबस खत्म हुआ। हमने आपको अभी क्लास स्टार्ट करते वक्त बताया था न्यूट्रिशन को 3 लेवल में पढ़ेंगे। तो पहला लेवल था सर आपको एक सेल के जानवर पे, तो एक सेल का सब टॉपिक खत्म हुआ, है ना। अब हम लोग, है ना, प्लांट सब में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और ह्यूमन बीइंग में भी न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जी, ठीक है। पर अभी थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा रिवाइज हो रहा है जी, थोड़ा पीछे चल रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। हेलो, हाँ, माइक बंद करो। दो न्यूक्लियस है, एक सेल डिवीजन करता है, एक बॉडी को संभालता है, ठीक है। सेल डिवीजन करता है। और तुम 10th में या 9th में पढ़ा था ना कि कोई सेल बना सर, है ना, उसमें दो न्यूक्लियस बना, बीच में सेल बॉल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेल में दो न्यूक्लियस नहीं हो जाएगा। बात समझा, वही बात यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कंडीशन है, इसका काम अपना होगा, इसीलिए
बड़ा न्यूक्लियस का काम होता है सेल को बड़ा चौड़ा करना, खाना पीना खिलाते रहना। और छोटा सेल का काम होता है सेल डिवीजन करना, मतलब एक सेल से 2 सेल में बदलने में यह मदद करता है जी। ठीक है, पैरामीशियम के पास 2 ठो न्यूक्लियस होता है। 2 न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस का काम है सेल को, है ना, आपको नहीं कि सेल को फंक्शन करना, सेल में फिजियोलॉजी से मजबूत करना। और जो छोटा न्यूक्लियस है वो सेल डिवीजन में मदद करता है जी। ठीक है, तो आगे बढ़ो इससे। ठीक है, इसके आगे हम लोग का क्या टॉपिक है ना, इसके आगे टॉपिक है सर ये स्टोरिंग फूड, है ना। देखो ये टॉपिक है आज का VVI क्लास यही पे है ना, इसको पढ़ा लेते हैं तब फिर उसके आगे बात करेंगे। स्टोरिंग फूड ऑफ प्लांट एंड एनिमल, है ना जी, पेड़ पौधा सब और एनिमल सब जो है ना खाना जमा करता है सर। इसको समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल समझो। मान लो कि तुम कोई भोज उज में गए हो या कोई दावत में गए हो, है ना जी, खाना एकदम बढ़िया बढ़िया बना हुआ जी। ठीक है, नियम है कि तुम घर पे पहले कम खाते थे, लेकिन आज जब भोज गए तो पूरा ताबड़तोड़ खा लिए जी। ठीक है, ताबड़तोड़ खाने मतलब बहुत ज्यादा खा लिए, 5-6 केजी खा लिए जी। ठीक है, जब 5 केजी खा लोगे जी तो तुम्हारा बॉडी तो पूरा एकदम ओवरलोड हो गया ना जी। तो तुम्हारा बॉडी जब खाना जब पचा देगा, है ना जी, तो बहुत खाना है तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारा बॉडी फेंकेगा थोड़े जी। मान लो तुम्हारे पास बहुते पैसा आ जाए तो तुम फेंक देगा, ऐसा थोड़े है जी, है ना जी। तुम उसको क्या करेगा, बैंक में जाके जमा कर देगा। उसी तरह से जब तुम्हारा शरीर जरूरत से ज्यादा खाना खा लेता है जी, तो उसको फेंकता नहीं है सर, उसको जमा करके रख लेता है, ताकि कहीं ये बंदा किसी दिन भूखमरी में जाएगा, मान लो किसी दिन फास्टिंग में चले जाओगे तुम, तो उस टाइम में तुमको वही खाना जो जमा किए हुए थे वही तुमको देगा। या तुमको मान लो कि तुम बहुत एक्सरसाइज करने चले गए आज, मतलब आज है सर जहां 2 किलोमीटर दौड़ते थे डेली, आज 25 किलोमीटर दौड़े हैं सर। तो उस टाइम में जो तुमको एनर्जी चाहिए ना जी, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तुम्हारी बॉडी में जो जमा रहेगा वो एनर्जी देगा। देखो, जब आप एक्सेस न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेते हैं तो आपका बॉडी उसको स्टोर करता है। यही स्टोर करने की प्रक्रिया को स्टोरिंग फूड के नाम से बुलाते हैं। सेम बात पेड़ पौधा पे भी है सर। पेड़ पौधा को ग्लूकोज बनाना था सर, बनाना था 10 गो, पर सर 12 घंटे का धूप में ना 10 करोड़ बना लिया ग्लूकोज। तो 10 करोड़ ग्लूकोज बनाता तो हवा में फेंक थोड़े देगा या जमीन में थोड़े गाड़ देगा, वो अपने पत्ती के अंदर में ही जमा करके रख लेगा जी। या वही बात प्लांट एनिमल के लिए भी है सर। एनिमल भी सर क्या करता है, एक्सेस खाना को किसी और रूप में बदल देता है। तुम खाना क्या खाए, बार बार बोल रहे हैं, आप जो भी खाना खाते हो उसका नाम है ग्लूकोज। आप लोग कुछ भी खाते हो तो ग्लूकोज ही खा रहे होते हैं जी। ठीक है, घुमा फिरा के ग्लूकोज ही मेन खाना हम लोग का है। जब एक्सेस ग्लूकोज खा लेते हैं सर हम लोग, तो क्या मेरा ग्लूकोज फेंका जाता है बॉडी से? नहीं, आपका ये ग्लूकोज जमा हो जाता है। प्लांट में भी जब एक्सेस ग्लूकोज बनता है सर तो वो भी जमा कर लेता है। प्लांट जब ग्लूकोज को जमा करता है तो स्टार्च के तौर पे जमा करता है सर, और हम लोग जब एक्सेस ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लाइकोजन के तौर पे जमा करते हैं। देखो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि स्टोरिंग फूड ऑफ प्लांट, तो आप लोग का जवाब होगा स्टार्च, है ना जी। स्टोरिंग फूड ऑफ, है ना जी, आपको स्टोरिंग फूड ऑफ, है ना, लिखा आपको एनिमल इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। लेकिन तुम लोग एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हो तो देखो, इसमें एनिमल, फंगस और बैक्टीरिया, इस तीनों में है ना सर आपको ग्लाइकोजन होता है जी। मतलब मेडिकल का क्वेश्चन होगा तो स्टोरिंग फूड ऑफ, है ना, आपको बैक्टीरिया, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? ग्लाइकोजन, है ना। कि जब कोई बैक्टीरिया जरूरत से ज्यादा खाना खा लेता है सर, चाहे जैसे खाया हो, मरा गला चीज खाया हो या जिंदा चीज खाया हो, जैसे खाया हो सर, उन लोग के पास ज्यादा खाना किस फॉर्म में जमा होता है? ग्लाइकोजन में। मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि जब हम किसी जानवर को मार के खाते हैं सर, तो उसके बॉडी का ग्लाइकोजन हम अपने बॉडी में ले लेते हैं सर। लेकिन वही जगह पर किसी प्लांट को मार के खाते हैं सर, तो उसका स्टार्च हम लोग अपने बॉडी में लेते हैं। जा रहा है बात समझ में? मतलब जो पेड़ पौधा का जो जमा खाना होता है ना सर, वही खाना हम लोग खाते हैं सर। और जब वही खाना हमारे बॉडी में जाता है सर, बदल जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। मान लो कोई लड़का कहे सर हम आज सब्जी वगैरह खाए हैं, तो उसके बॉडी में गया क्या होगा? स्टार्च, है ना जी। स्टार्च जब गया होगा तो सर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से जब गुजरा होगा तो ग्लूकोज में बदल गया होगा सर। मान ले 10,000 ग्लूकोज का जरूरत था उसको, 10,000 ग्लूकोज मिल गया। लेकिन सर एक स्टार्च का जो दाना 10-10 लाख ग्लूकोज का होता है या 2-2 लाख ग्लूकोज का होता है जी। तो एक्सेस ग्लूकोज को सर ये क्या करता है, हमारा शरीर ग्लाइकोजन में चेंज कर लेता है जी, और ग्लाइकोजन में चेंज करके अपने शरीर में जमा कर लेता है जी। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग इसका डिफरेंस पढ़ेंगे सर, स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस है, इसी से तुम्हारा थ्योरी तैयार हो जाएगा, है ना। पहले हम अपने लिए पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये कोई पर्सन है ना। इस पर्सन का ये बॉडी है सर, है ना। इस बॉडी का पर्सन का जो लीवर है यहाँ पे, ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर, है ना जी। तो मान लीजिए खाना खाया, और मान लीजिए पेड़ पौधा को खाया सर, तो पेड़ पौधा को खाया होगा तो सर क्या जाएगा इसके अंदर में? स्टार्च, है ना। तो ये इसके अंदर में क्या जाएगा? आपको स्टार्च जाएगा, है ना जी। जब स्टार्च जाएगा तो सर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ग्लूकोज में तोड़ देगा सर। जब उसको ग्लूकोज में तोड़ेगा ना सर, तो ये ग्लूकोज, है ना सर, जितना जरूरत है सर उतना ब्लड में डाल देगा, है ना, कि भाई इतना ब्लड में चाहिए,
10 लाख ग्लूकोज चाहिए, डाल दिया। लेकिन जब वो खाना एकदम ठास से खा लिया सर, ठास से खा लिया मतलब बहुत ज्यादा खाना खा लिया सर, ठीक है, तो उसके अंदर में 10 करोड़ ग्लूकोज हो गया। चाहिए था एक दिन में 10 लाख, अब मिल रहा है 10 करोड़, तो सर बाकी 9 लाख या 9 करोड़ थोड़े फेंक देगा जी। तो 9 करोड़ जो था, 9 करोड़ 90 लाख जो भी हो, ठीक है, उसको क्या करेगा सर, वो लीवर के अंदर में जमा कर देगा जी, ठीक है, या नहीं तो मसल्स के अंदर में जमा कर देगा सर। सर लेकिन लीवर और मसल्स है ना सर, ग्लूकोज नहीं रखता है सर। जब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जुड़ता है सर, और दूसरा तीसरे से जुड़ते जुड़ते एक बड़ा सा चेन बन जाता है सर, बहुत लंबा चेन, साइकिल का चेन देखे ना, तो वैसा ही आपको चेन बनता है सर। तो सर जब ये सारा ग्लूकोज जब जाता है सर, एक चेन बनाता है सर, तो इसको या तो हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं, या नहीं तो आपको स्टार्च कहते हैं। समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ग्लाइकोजन कहाँ बनता है सर? एनिमल में। अब तुम्हारे में कंफ्यूजिंग पॉइंट ये हुआ कि सर स्टार्च और ग्लाइकोजन में अंतर क्या है, जबकि दोनों ग्लूकोज का ही बना होता है। देखो कोई लड़का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लाइकोजन या स्टार्च क्या चीज का बना होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा आपको, है ना, ग्लूकोज का ही बना होता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है जी, ठीक है। तो देखो पहली बात ये लाइन पर, स्टोरिंग फूड ऑफ प्लांट, ये पेड़ पौधा का खाना है सर, और ये स्टोरिंग फूड ऑफ एनिमल फूड और बैक्टीरिया। इसका क्या हिंदी मतलब समझ रहे हो सब आदमी? इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि सर ये जमा है आपके बॉडी में इस तरह से। सर स्टार्च कैसा दिखता है सर? तो उससे पहले ये जानो कि एक स्टार्च में 2 लाख ग्लूकोज पाया जाता है सर। मान लो अगर हम एक लकीर खींच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बाबू यही स्टार्च है ना, इसी को हम नाम दे दिए स्टार्च, है ना जी। तो और आप इसको जूम करोगे, इसको बड़ा करके देखोगे, इस लाइन को बड़ा करके देखिएगा, है ना जी, तो आपको इसमें क्या दिखाई देगा सर? छोटा छोटा ग्लूकोज का चेन होगा जी। ये तो ग्लूकोज केमिकल है, ग्लूकोज का छोटा छोटा चेन है। नहीं कहते दूर से देखते तो एक लाइन दिखता है, करीब गए तो देखे सर चेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, वैसा ही टाइप का। तो ये ग्लूकोज का चेन होता है जी, ठीक है। तो एक स्टार्च में 2 लाख ग्लूकोज पाए जाते हैं सर, ठीक है। यही जगह पे 2 लाख से ज्यादा ग्लूकोज पाया जाता है सर आपको ग्लाइकोजन में। बड़ा कौन हो गया जी आप? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में 2 लाख से ज्यादा ग्लूकोज पाए जाते हैं, है ना, जबकि स्टार्च में क्या होता है, 2 ही लाख ग्लूकोज पाए जाते हैं। स्टोरिंग फूड ऑफ हिट्रोट्रॉप्स, है ना जी, ये हिट्रोट्रॉप्स के लिए खाना है सर, ठीक है जी। सॉरी ब्लंडर हो गया जी, ठीक है। अरे यहाँ पे इसको ठीक कीजिएगा सब आदमी, है ना जी। अच्छा नहीं, सही है जी, सही है। स्टोरिंग फूड फॉर लिखा हुआ है, यानी फॉर है यहाँ पे, मतलब किसके लिए खाना है सर? ये जमा हुआ खाना कौन खाएगा आगे जाकर के? तो हम लोग खाएंगे ना जी, हिट्रोट्रॉप्स खाएंगे ना। बात जा रहा है समझ में? तीसरा पॉइंट पे ध्यान दे रहे हो? ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन हो सकता है, वो तो आपको 2 मार्क्स में ही पूछेगा बोर्ड, है ना, कि स्टार्च और ग्लाइकोजन में 2 डिफरेंस लिखिए। तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ एक जगह पे, तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो आप लोग से कोई पूछेगा कि भाई स्टार्च किसके लिए रखा होता है? स्टार्च हम लोग के लिए रखा होता है, मतलब स्टार्च इज ए स्टोरिंग फूड फॉर हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉप्स के लिए सर क्या है, ये स्टोरिंग फूड होता है जी, ठीक है। नहीं समझा कोई लाइन को? दिस फूड टेकन बाय द एनिमल, ये फूड कौन लेता है सर? एनिमल ले रहा होता है जी, ठीक है। वही जगह पे आपसे पूछेगा स्टोरिंग फूड ड्यूरिंग द आपको मस्कुलर एक्सरसाइज, मतलब ये, है ना, ये समझ में आ रहा है जी सब आदमी को? ये यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये पॉइंट देखिए सर, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम लोग में जो खाना जमा होता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होता है। स्टोरिंग फूड यूज ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज या हाइयर हंगर एक्टिविटी। जब हम भूखे रहते हैं सर, या कोई एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो हम लोग को खाना कहाँ से मिलता रहता है उस टाइम में? उस टाइम में खाना हम लोग को ग्लाइकोजन से मिल रहा होता है जी, ठीक है। याद रखिएगा इस लाइन को भी, ठीक है। अब देखिए सर, अब तुम लोग से कोई पूछ देगा कि भाई स्टार्च में और ग्लाइकोजन में डिफरेंस बताओ, है ना जी। स्टार्च और ग्लाइकोजन में आपको डिफरेंस है सर। स्टार्च को तुम जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, है ना जी, तो वो तुमको ऐसा घुमावदार दिखाई देगा। कोई लड़का अगर आपके पास गेहूं चावल का जो पिसा हुआ आटा होता है ना जी, अगर तुम उसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर में तुमको ये दिखाई देगा। इसको हेलिक्स बोलते हैं जी, है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर में। हेलिकल मतलब डीएनए जैसा सर, ठीक है। जबकि तुम इसको देखोगे सर, ये तुमको एकदम ब्रांच जैसा दिखाई देगा, ऐसा वाला कुछ स्ट्रक्चर, है ना। ग्लाइकोजन का फोल्डर आप बनाओगे, इससे ब्रांचिंग वगैरह दिखाई देगा सर। जैसे तुम मानो ना कि कोई पेड़ का टहनी देख रहे हो, तो वैसा स्ट्रक्चर है ना, टहनी से टहनी निकलता है, वैसा टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है जी। एक है आपको स्टार्च जो देखते हैं, कोई लड़का नहीं समझ पा रहा अपनी बात को, तो उसको कहेंगे भाई तुम लोग रस्सी उसी देखो ना, रस्सी जो घुमावदार होता है सर, वैसा दिखता है स्टार्च, है ना जी। लेकिन जब वैसे ही पूछ दे ग्लाइकोजन कैसा दिखता है, तो ग्लाइकोजन है सर आपको, है ना, मतलब कि एक ब्रांच जैसा दिखता है। ब्रांच मैंने कि सर टहनी जैसा आपको दिखाई देगा, इसमें कोई हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। आप तुम लोग एक और दिमाग लगाओ सर, आप अभी खुद बोल रहे हैं कि एक घुमावदार स्ट्रक्चर है सर, घुमावदार स्ट्रक्चर, है ना जी। तो पॉइंट देखो सब आदमी, ठीक है। एक बार जो हम सब फोटोग्राफ को मिटाते हैं, ठीक है, समझाना चाह रहे कुछ और, ठीक है। देखो फोटोग्राफ का कलर चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। मान लीजिए सर ये है स्टार्च, है ना,
वैसे होता है उजला कलर का, मेरे पास है पाउडर जी। तुम लोग 10th में रहता तो अभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकता था इसको, ठीक है, या कभी आओगे ना जब लॉकडाउन खत्म होगा हम इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे। मेरे पास स्टार्च है ना। जब स्टार्च को हम देखते हैं ना सर, तो हेलिक्स के फॉर्म में दिखता है सर। जब इस पे तुम आयोडीन का सोल्यूशन डालोगे ना, आयोडीन है ना जी, I2 है ना, आयोडीन सोल्यूशन, इसको आयोडीन पढ़ते हैं जी, आयोडीन सोल्यूशन, ये तुमको खून के कलर में होता है, ये भी मेरे पास है जी, ठीक है, ये ब्लड के कलर का जैसा होता है आयोडीन सोल्यूशन, है ना। और ये स्टार्च व्हाइट कलर का होता है जी, ठीक है। और ये जब हम इसको डालते हैं सर, ठीक है जी, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं जी, ठीक है। और रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है सर कि सर ये स्टार्च जो देखते हैं ना वो ब्लू कलर में बदल जाता है जी, ठीक है। ब्लू कलर का मतलब क्या, कुछ इस तरह से आपको ये चेंज कर जाएगा जी, ठीक है। मतलब कि तुमको कोई उजला पाउडर ला के रख दे तुम्हारे टेबल पे और तुमको कहे बाबू पता करो कि ये स्टार्च है या नहीं, तो तुम कैसे पता करेगा? तुम उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालोगे ना तो गाढ़ा है ना वायोलेट कलर हो जाता है या ब्लू कलर हो जाता है सर, ब्लू कलर, है ना जी। यही काम तुम मांस ले लो, किसी भी जानवर का मांस ले लो, मांस में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन, है ना जी। तो मांस पे तुम जब आयोडीन डालोगे तब ये ब्लू कलर नहीं बदलेगा जी। मतलब 2 सैंपल दे देते हैं तुमको, अब पता करना हो कि किसमें स्टार्च है किसमें ग्लाइकोजन है, तो उसका सही तरीका यही है सर कि अगर हम किसी एनिमल टिश्यू को लेते हैं सर, एनिमल टिश्यू में ही ग्लाइकोजन पाया जाता है जी। कोई भी जगह का मांस तुम उठा सकते हो बॉडी का, उस मांस पे अगर हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे सर तो ब्लू कलर नहीं होता है। इससे हम समझ में आ जाएगा सर कि उसमें स्टार्च तो नहीं है, इतना तो तय हो गया ना जी कि उसमें स्टार्च तो नहीं है। लेकिन जब हम किसी प्लांट का प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे हमने कहा आटा तुम ले लो, है ना, या चावल का पिसा हुआ चावल ले लो, या ग्लूकोन डी का जो आता है पाउडर जो आता है वो ले लो, उस पर तुम जब आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू कलर में बदल जाता है जी। ये ब्लू कलर में बदलना ये साबित करता है कि सर वो स्टार्च है सर। तुम कहोगे सर कैसे ब्लू कलर में बदल गया सर, है ना, तो जवाब है हेलिक्स स्ट्रक्चर। यही मेडिकल का क्वेश्चन हो सकता है, या यही तुम्हारे 10th बोर्ड का ओलंपियाड भी हो सकता है, या अच्छा मास्टर तुमको पकड़ा ले तो यही सब क्वेश्चन पूछ कर तुमको बोर्ड बेवकूफ बना सकता है जी, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि स्टार्च ब्लू कलर में कैसे बदल गया, तो तुम्हारा जवाब होगा कि स्टार्च हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है सर। जब आयोडीन सोल्यूशन इसमें हम डालते हैं ना सर तो इसमें फंस जाता है सर, आयोडीन I2 इसमें फंस जाता है सर। जब आयोडीन फंस जाता है ना सर तो आयोडीन और स्टार्च दोनों मिल करके कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। मतलब जब इसको तुम देखोगे तो इसमें आयोडीन फंसा हुआ है सर, जिस वजह से ये ब्लू कलर देता है। तुमको रटना होगा, ये मैकेनिज्म है कि आयोडीन जब हेलिक्स में जाता है सर तो ये है ना, जब लाइट इस पे पड़ता है तो ये लाइट ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ब्लू कलर दिखता है। हार्ड नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए। हम बस सीधा कहना चाहते हैं कि अगर कोई सैंपल दिया जाए, उस सैंपल का पता करना हो कि उसमें स्टार्च है या नहीं, तो तुम उस पर क्या करेगा, आयोडीन सोल्यूशन गिरा दो। आयोडीन सोल्यूशन का 2-3 ड्रॉप भी डाल दोगे तो पता, जैसे वो कलर ब्लू में बदला तो हम समझ जाएंगे उस चीज स्टार्च है। एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, है ना जी, तो कभी आओ तो हम आपको आयोडीन का सैंपल दे देंगे। तुम क्या करना, जो दूध आता है, पाउडर वाला दूध आता है ना, उसका 1 चम्मच रख लो एक टेबल पे, और उसी बगल में है ना आटा रख दो जी, ठीक है। तो जब पाउडर जो है ना, दूध वाला पाउडर पे जो आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं होता है सर, है ना जी, क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है ना। और वही जगह पे सर, है ना, इसमें डालते हैं जी, ठीक है। मतलब किस पे, है ना, ये रोटी पे, या फिर आपको कहा जाए तो आटा पे डालिएगा तो ये ब्लू कलर में चेंज होता है जी। इसका मतलब वो प्लांट से मिला हुआ प्रोडक्ट है सर। क्योंकि हम अभी थोड़ा देर पहले बोले स्टार्च कहाँ से मिलता है, तो स्टार्च हम लोग को प्लांट से आपको प्राप्त होता है जी, ठीक है। वही बात इसमें नहीं मिलता है सर। काहे नहीं मिला, मतलब ग्लाइकोजन ब्लू कलर में क्यों नहीं बदला, क्योंकि अभी हम थोड़ा देर पहले कहानी कहते थे भाई वो तो ब्रांच है, अब ब्रांच में आयोडीन थोड़े फंसेगा, ये तो निकल देगा ना जी। वो हेलिक्स रस्सी था, रस्सी में तो आयोडीन फंस भी जाएगा, वही तो आराम से आर पार निकल जाता है, इसलिए ब्लू कलर में चेंज नहीं होता है जी, ठीक है। यही लाइन लिखा हुआ है कि सर स्टार्च सो मच ब्रांच, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है सर ये। इसमें कहा मच ब्रांच तो इसमें भी है ना जी, लिखा आपको बट नॉट सो हेलिकल स्ट्रक्चर। हेंस अगला थोड़ा सा आपको देखना होगा, है ना, हेंस थोड़ा सा नीचे हम जा रहे हैं, हेंस इट गिव ब्लू कलर, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, है ना, हेंस इट नॉट अपीयर ब्लू कलर इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। ये 4 डिफरेंस था, चारों डिफरेंस को याद करना है। रिवाइज कर देते हैं हम क्या आज बोले हैं। हमने स्टार्च समझाया आप लोगों को, स्टार्च क्या होता है ना, स्टोरिंग फूड होता है आपको किसमें, तो प्लांट में। ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो लीफ में, यहाँ साइड में कहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा, आपके पास नोट होगा तो लिख लीजिएगा, लीफ में पाया जाता है ना। फल जो खाते हैं उसमें नहीं जी, ठीक है, लीफ में पाया जाता है स्टार्च। कोई पेड़ पौधा का साग वगैरह खाओगे तो उससे स्टार्च वगैरह तुम्हारे बॉडी में आएगा। हाँ, और वही जगह ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है जी, तो लीवर में मिलता है हम लोग का। लीवर मैंने कलेजी होता है वो, और है ना आपको मसल से मिलेगा जी, ठीक है। जितने भी मसल्स है, स्केलेटल मसल ज्यादातर बोलना, है ना, स्केलेटल मसल हड्डी से जुड़ा हुआ मांस जो होता है ना, उसमें पाया जाता है सर आपको ग्लाइकोजन, है ना जी। फिर उसके बाद हमने कहा
कि जब दोनों को देखिए सर, दोनों बना होता है ग्लूकोज का ही, पर डिफरेंस क्या है, तो एगो 2 लाख ग्लूकोज का बना होता है और एक 2 लाख से ज्यादा ग्लूकोज का बना होता है सर। दूसरी बात क्या सर, ये स्टार्च किसके लिए खाना है सर, तो स्टार्च खाना है सर हम लोगों के लिए, हिट्रोट्रॉफ्स के लिए। फिर ये है ना, ग्लाइकोजन किसके लिए खाना है सर, ग्लाइकोजन तब तुमको खाना देगा जब तुम भूखमरी में रहोगे, या नहीं तो तुम्हारे बॉडी से है ना एक्सरसाइज वगैरह करोगे, तब तुम्हारे बॉडी से ग्लाइकोजन देगा। देखो जो मोटा आदमी होता है ना, कहता है ना हम पतला होना चाहते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है कि उसको खूब एक्सरसाइज करने के लिए और कम खाना खाने के लिए, मतलब ऐसा खाना खाने के लिए जिसमें स्टार्च नहीं होता हो। देखो जो डाइट पे रहता है, देखते हो वो लोग क्या खाता रहता है, टमाटर सलाद वगैरह खाता है, तो सलाद में थोड़े ना ये स्टार्च होता है, स्टार्च पत्ती में ना होता है जी, या मीठा फल में थोड़ा बहुत होता है ना जी। तो उसको तो स्टार्च मिला नहीं, और उसके बॉडी में जो भी ग्लाइकोजन है वो सब जल रहा है सर, है ना, खत्म हो रहा है। देखते हो भूखा आदमी एकदम पतला दुबला हो जाता है ना जी। वही बात यहाँ पे भी, जो डाइटिंग पे जाता है इसका मतलब क्या, वो अपने अंदर का ग्लाइकोजन को जलाना चाहता है, मतलब खत्म करना चाहता है। जितना ग्लाइकोजन खत्म होगा उतना पतला होता चला जाएगा। वो जो चर्बी चर्बी बोलते रहते हैं ना, असल में ग्लाइकोजन रहता है जी वो, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि स्टार्च है ना सर हेलिक्स के फॉर्म में दिखाई देता है, और जबकि ग्लाइकोजन किस फॉर्म में दिखाई देता है, ब्रांच के फॉर्म में दिखाई देता है जी। दोनों में डिफरेंस है। और सर स्टार्च ब्लू कलर का दिखता है जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तब, लेकिन ग्लाइकोजन ब्लू कलर का नहीं दिखता है जब ये है ना आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है। इससे समझ में आ जाता है कि दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। हम लोग के बॉडी में क्या है, इसमें क्या है। ऑब्जेक्टिव लाइन पहले लाइन पे है जी, और सब लाइन ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो आज यहीं तक रहेगा, है ना। आज हम लोग टेस्ट जो सामने क्वेश्चन देंगे वही फर्स्ट पेज से लेके के यहाँ तक का पेज में जी, ठीक है। फर्स्ट पेज पलटेगा ना जी, समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट पेज कहाँ से है, इंट्रोडक्शन वाला जो पेज है वो फर्स्ट पेज है जी, है ना। अरसलान शाम में अपना आकर के ले लेना नोट्स। फिलहाल हम इसी, नहीं नहीं अभी जीरोक्स नहीं किए हुए, हम 4 जीरोक्स किए थे, सब आया, तुम ही नहीं आया था, है ना। है तुम्हारे पास, तो आके ले लो, आके ले लो, है ना। या सुनो ना, हेलो हेलो, हाँ तो रेहान के पास जो है ना, उसके पास सीक्वेंस में, मेरे पास सीक्वेंस में ना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। रेहान से लेके उसी के जीरोक्स करके फिर दे दो ना, ठीक है। हाँ, कहाँ लॉकडाउन में कहीं बाहर थोड़ी निकला होगा, ठीक है। तो आज का टेस्ट यहाँ पे है जी, फर्स्ट पेज से लेकर के मेरे हिसाब से 1 2 3 4 पेज है जी, ठीक है, चौथा पेज नंबर तक है, ठीक है। तैयारी कीजिएगा, है ना। और हम लोग सिलेबस लिख करके हम दे देंगे आपको, किस तरह का सिलेबस होगा टेस्ट का, है ना जी। यहीं तक रहने देते हैं, है ना। ओके, ठीक है, बाय।